प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 को लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे प्रश्नावली को इसी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 को ऑलरेडी कवर करवा दिया है। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 2 3। अब तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले या तो सत्य बताना है या असत्य बताना है। लेकिन सत्य और असत्य बताने से पहले आपको उसका रीजन ही बताना पड़ेगा कि क्यों ये क्वेश्चन सही है या क्यों ये क्वेश्चन गलत है। आपको रीजन भी इसका देना पड़ेगा, ठीक है। आइए आराम आराम से वीडियो को हल करेंगे, आराम आराम से बेसिक से समझेंगे। आप नए बच्चे हो, आराम से हल करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फिर बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी संख्याओं के बारे में चर्चा कर रखा है कि अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इस सेशन के माध्यम से हम समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है। आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। आओ सबसे पहले समझ लेते हैं भैया कि हमारा वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि रियल नंबर क्या होती है। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब बच्चों समझो कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ के या घटा के या गुणा करके या भाग करके बनाई जाती है। जो वास्तविक संख्या होती है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से बनी होती है, ठीक है। अब ये देखो 2 क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, और अंडर रूट में 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा या घटा दूंगा या गुणा कर दूंगा या आपस में डिवाइड कर दूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन बच्चों अब से अगर ये पूछ लेगा कि क्या 2 एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो आप बताओगे क्या रियल, माने एकदम बताओगे कि वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसी संख्या के हेल्प से और इस संख्या के हेल्प से क्या बनी है, आपका रियल नंबर बनी है या वास्तविक संख्या बनी है, ठीक है। लेकिन आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक माने प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही होती है, क्योंकि जो रूट में 2 हो जाएगा ये आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा और अपरिमेय भी होगा। रूट में 3 ये भी वास्तविक संख्या होगा और आपका अपरिमेय संख्या होगा। रूट में 4 या अगर मैं बात करूँगा रूट में 5, तो रूट में 5 क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय भी होगा, एक वास्तविक संख्या भी हो जाएगा। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। अब बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। और जब यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m एक माने नेचुरल नंबर हो जाएगा, एक यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक संख्या रेखा दिखाया गया है, ये वाला चीज समझ जाओगे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो संख्या रेखा दिखाया गया है यहाँ पे देखो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट डी है। तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि पॉइंट 0 से लेकर यहाँ पे ओ से लेकर के 1 के बीच में यहाँ पे कितना मीटर लिया गया, या 1 लिया गया है। अब यहाँ देखो ओ से लेकर के बी तक यहाँ पे इसका डिस्टेंस अलग है, ए से लेकर के बी तक यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, ठीक है। बी से लेकर के डी तक अलग है, ओ से डी तक अलग है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जब हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या हो जा रहा है, बराबर नहीं रह रहा है, ठीक है। तो यही हमारा बात बोला जा रहा है कि संख्या रेखा का
प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में तो सबसे पहले तो होता नहीं है, और यहाँ पे एम क्या है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन रूट एम के टाइप का नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका विकर्ण होगा ये बस खाली रूट एम का टाइप का होगा। ठीक, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये जो आपका विकर्ण होगा ये रूट एम टाइप का होगा, लेकिन ये देखो लंब और आधार ये दोनों रूट एम टाइप के नहीं होंगे, इसलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या होती है मेरे बच्चों ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह से या दोनों के संयोग से बनाई जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और जब दो में जब √2 आप ऐड करोगे तो दो हमारा परिमेय संख्या हो गया, और √2 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के वास्तविक संख्या बन गई, लेकिन वास्तविक संख्या आपका खाली अपरिमेय नहीं हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, आप बिल्कुल करेक्ट मारोगे। क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, तो क्या मारोगे, आप बिल्कुल ही करेक्ट मारोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देगा कि क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या खाली परिमेय अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या ही नहीं हो सकती है, दोनों का मिश्रण हो सकता है, दोनों का संयोग हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आप सभी के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। सभी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है अपरिमेय बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे मैं एक की बात करूंगा तो एक का वर्गमूल क्या हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन दो भी हमारा पूर्णांक है, अगर दो की मैं वर्गमूल निकालूंगा तो हमारा दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पे √2 ही लिख सकते हैं। तीन का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा तो हम ये इसको सिंपल ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारा चार क्या है, चार एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, लेकिन चार का क्या हो जाएगा, जब रूट निकालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल आता है वो एक अपरिमेय संख्या ही नहीं हो सकता है, वो एक परिमेय संख्या भी हो सकता है। अगर मैं बात करूंगा 16 हमारा क्या है, 16 एक परिमेय संख्या है ना, 16 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, अगर मैं 16 का रूट निकालना चाहूंगा तो 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताओ 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात आप क्या बताओगे कि 4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जबकि आपके स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। माने हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैंने नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होने वाला भी कंडीशन मैंने बता दिया और ना होने वाला भी कंडीशन बता दिया कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं अगर उनका रूट निकालोगे, उनका वर्गमूल निकालोगे तो अपरिमेय भी होगा और परिमेय दोनों हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि रूट में 4 अगर का इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या आ सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए मैंने आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी से क्वेश्चन को कैसे करोगे बच्चों, आराम से समझो, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक संख्या रेखा लेना पड़ेगा। अब देखो संख्या रेखा आप 8-7 से पढ़ते आ रहे हो कि संख्या रेखा को कैसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक यहाँ पे एक रेखा ले लिया और रेखा को मैं संख्या से डिनोट करूंगा। ये आपका 0 हो गया, इधर आओगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, माना दाहिने में बढ़ेगा और ये पीछे क्या हो जाएगा, ये घटेगा, ये -1, ये -2, ये -3,
ये -4, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई भी एक दो बिंदुओं के बीच का दूरी ले लो। ठीक है, और ठीक है आपको क्या दिखाना है कि √5, क्या दिखाना है कि √5 एक मैंने आपको निरूपित करना है कि √5 को कैसे दिखा सकते हो संख्या रेखा पे। ठीक है, आराम से बस खाली समझो। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 से लेकर के यहाँ पे a के बीच का डिस्टेंस ले रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक मात्रा को यहाँ पे 1 मीटर ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, कोई भी ले लो। ठीक है, इसका मैं इस पॉइंट का नाम मैंने O दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने मान लो P1 दे दिया। ठीक है, P1 दे दिया। ठीक है, और मैं P1 से क्या करूँगा, मैं पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक लंब खींच दूंगा 1 मीटर का। ठीक है, क्या करूँगा, 1 मीटर का मैं यहाँ पे लंब खींच दूंगा। ठीक है, इसका भी मान 1 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका इस पॉइंट का नाम मैं P2 दे दूंगा, इसका नाम P2 दे दूंगा और मैं O से P2 को मिलाऊंगा। ठीक है, अब O से P2 को मिलाओगे तो यहाँ पे निकालोगे पाइथागोरस का प्रमेय, और जब बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय जब निकालोगे तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से बता दे रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है। अब लंब यहाँ पे क्या है, 1 है, और आधार क्या है, 1 है। यहाँ हमारे कर्ण का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया, और जब आप कर्ण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √2, तो इसका मान क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक, इतना बात। अब मैं क्या करूंगा, फिर से हमको क्या करना है, √5 लाना है, तो √5 लाने का प्रोसेस समझो। अब इस पॉइंट से क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से भी क्या करूंगा 90 डिग्री। अब मैं इसको आधार मानूंगा, इसको क्या करूंगा, अब आधार मान लूंगा, बेस मान लूंगा। अब यहाँ से इसको आधार मान के यहाँ से क्या करूंगा, एक लंब डालूंगा। ठीक है, एक लंब यहाँ से फिर 1 मीटर का डालूंगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये इसको मान लो P3 मान लो, अब P3 को O से मिलाओ, O से मिलाओ। ठीक है, और यहाँ हमारे क्या ये P3 क्या हो जाएगा, एक हमारे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हमारा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे लंब का काम क्या करेगा, लंब का काम 1 करेगा। ठीक है, और आधार का काम क्या करेगा, √2 करेगा। ठीक है, आधार का काम क्या करेगा √2, और जब इसका कर्ण निकालोगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको भी क्या करूंगा, एक यहाँ पे आधार मान लूंगा, और आधार मान कर क्या करूंगा, यहाँ पे एक यहाँ पे लंब खींच दूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पे लंब खींच दूंगा और इसका भी मान मैं 1 मीटर ले लूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे O, यहाँ पे इसको P4 मान लो, और यहाँ पे O से P4 को आपस में मिला दो। ठीक है, अब इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान √4 आ जाएगा। ठीक है, आराम से ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फिर इसका लंब डालूंगा। क्या करूँगा, यहाँ पे एक लंब डालूंगा और यहाँ फिर इसका नाम P5 दे दूंगा। ठीक है, और P5 को O से मिलाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका होगा 1, और यहाँ पे √5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से जब मिलाओगे ना तो यहाँ पे एक पूरा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप सभी को हल करना है। ठीक है, आगे आपको खेल कूद में यहाँ पे एक दिया भी गया है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप करना है कि वर्गमूल सर्पिल का रचना करना है। यहाँ पे देखो एक वर्गमूल सर्पिल की रचना आपको सभी को बनाना है। 0 से P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। आपको यहाँ पे हिंट भी दिया गया है। ठीक है, आराम से इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के जिससे मैंने बताया था उसी माध्यम से इसको हल भी करना है। मैं आशा करता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे और इसको पूरा हल कर लोगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।